हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार। और होप कि आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे, अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक कल से जो है डीबीपीएसटी की नोटिस सर्कुलेट हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज़ में 20,000 लोगों को ही बुलाया जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, नोटिस फर्जी है। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। सो बहुत तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि क्या होगा, कितने मार्क्स वालों को फर्स्ट लिस्ट में बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता है। इसको हमने मॉर्निंग में समझने की कोशिश की थी, बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि डीबीपीएसटी की जो नोटिस आई है वो क्या है, उसका क्या इफेक्ट है, क्या सेकेंड लिस्ट या नोटिस आएगी, क्या उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा, क्या वो फर्जी है या नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि अगर वो नोटिस सही है, अगर जो डीबीपीएसटी की नोटिस सही है, तो उससे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा, कितना हाई जाएगा। तो सेकेंड फेज पे हम लोग सेकेंड पार्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग भी रनिंग कर रहे हैं, तो एक्चुअल में अगर उनको रनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करें, कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करें और उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 15 to 20 मिनट्स का ये वीडियो होगा। अगर आप लोग सुनेंगे और समझेंगे तो होपफुली आपके जो मॉर्निंग से जितने 90 डाउट्स चल रहे होंगे उसमें से 95% क्लियर हो जाएंगे। और अगर कुछ नहीं क्लियर हो पाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो हम लोग मिलकर उसको डिस्कशन करके उसे क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा। आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने मिलजुल कर सही चीज़ों को डिस्कस किया है और अच्छी चीज़ों को सामने लाने की कोशिश की है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले क्या है कि क्या वो नोटिस फर्जी है। तो दोस्तों इसके दो ही आंसर हो सकते हैं। पहला कि यस ऐसा है, और दूसरा नहीं, फर्जी है। नहीं मतलब सही है, सॉरी। तो दोस्तों देखो, पहले केस में क्या है कि चलो मान लेते हैं हम कि ये फर्जी है, तो फिर आगे क्या है ना। देखो, हम कोई भी डिस्कशन करेंगे ना विथ लॉजिक डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आए कि हाँ, एक्चुअली हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सही चीज़ों को निकाल के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा फर्जी है, तो फर्जी है तो क्या हुआ, तो फर्जी है तो फिर से नोटिस आएगी, है ना। फिर से नोटिस आएगी तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम 40,000 लोगों को बुलाया जाएगा। 40,000। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि अगर आप सेकेंड लिस्ट निकालते हैं या फिर ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं, तो जब आप कट ऑफ में नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। मीन्स आपको जैसे जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा बढ़ेंगे। तो फिर क्या होगा, कट ऑफ थोड़ी सी कम जा सकती है ना, कम होगी। लेकिन फिर क्या, जो लोग एक्सपेक्टेड हैं, जो लोग नियर अबाउट में हैं, उनको फिर फिजिकल देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। तो देखो, एक चीज़ तो कंक्लूड है कि अगर ये नोटिस फर्जी है और अगर फिर से भी आता है तो फिर क्या होगा, फिर यही प्रोसीजर फॉलो होगा कि फिर से आएगा तो फिर आपको कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, फिर से आपको फिजिकल देना ही देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इससे बच सकते हैं बहुत लंबे टाइम तक। जैसे अभी बाद में आया, 10 दिन आए, 20 दिन बाद आया, 1 महीने बाद आया, लेकिन आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना ही जाना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने भी मॉर्निंग से रिसर्च वर्क किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, सुना, बहुत लोगों से टॉक किया, तो कोई भी ये 100% है ना गारंटी नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है कि नोटिस फर्जी है। तो मैंने बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स के भी पेज पे इंटरेक्शन किया, तो कहीं से भी मुझे ये चीज़ नहीं निकल के आ पाई कि 100% कोई बोल दे कि वो नोटिस फर्जी है। तो हम क्या करते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर वो नोटिस ट्रू हुई तो प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो इसलिए हम मानते हैं कि नोटिस जो है वो सही है, नोटिस सही है और पहले फेज में
20,000 लोगों को DBPST फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब मोटी मोटा आपको ये समझ में आ गया होगा कि चाहे वो नोटिस फर्जी हो या फिर सही हो, जो टॉप के 40,000 लोग हैं जो भी इस फाइट में हैं, उनको अगले 1 महीने में, 1 से 2 महीने में इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना ही होगा, DBPST और फिजिकल के थ्रू। ठीक है, तो अब आते हैं कि क्या सेकेंड लिस्ट आएगी। सेकेंड लिस्ट पे तो देखो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, तो उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं कि अप्रॉक्स 9,500 सीट्स हैं। अगर 20,000 लोगों को बुलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे इसके फिजिकल को, रनिंग को और फिजिकल मेजरमेंट को। तो मुझे नहीं लगता कि 6,000 से ज़्यादा लोग इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो तब भी आपके पास 3,500 सीट्स रिमेनिंग रह जाएंगी। और अगर 1,500 सीटें बचती हैं तो उसको बैकलॉग वैकेंसी में ऐड कर दिया जाता है। लेकिन जब 3,000, 4,000, 5,000 सीटें बच जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, फिर सेकेंड लिस्ट को आना ही आना होगा और फिर उनको फिजिकल के लिए दूसरी बार बुलाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये 95% श्योर है सेकेंड लिस्ट आएगी, है ना। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इस चीज़ को कंक्लूड कर लिया कि अगर नोटिस सही भी है तो भी क्या हुआ, सेकेंड लिस्ट आएगी, इसके 95% चांस है। अगर 1,000 या 500 वैकेंसी खाली रह गई और उसी समय अगर अगली वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आ गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं 850, 900 और सीटें आने वाली हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ना आए, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि सेकेंड लिस्ट आएगी, इसके 95% चांस है, 95% श्योरिटी है। ठीक है, तो हम सेकेंड फेज में चलते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है जब आपको सिर्फ 20,000 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, कट ऑफ को एक्चुअल में डिस्कस करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं और इसे समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं और एक्चुअल में एक कट ऑफ एनालिसिस में के डिबेट में पार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत हाई प्रोफाइल फार्मूला लगाया है। कुछ तथ्यों को आधार मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करके एक कंक्लूजन पे जाएंगे कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जो सबसे पहली चीज़ है कट ऑफ का इफेक्ट डालेगी वो है सिर्फ 20,000 कैंडिडेट्स को फर्स्ट लिस्ट में बुलाना। तो 20,000 है ना, बहुत कम नंबर है किसके अगेंस्ट में, वैकेंसीज के अगेंस्ट में। वैकेंसी कितनी थी, 9,500 अप्रॉक्स। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या करेगा ना, कट ऑफ को, फर्स्ट लिस्ट का जो है उसको ये इंक्रीज़ कर देगा, हैविली इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को बुलाया जा रहा है। दूसरी एक चीज़ थी जिस पे लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने इस पर डिस्कशन नहीं किया कि सर नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट है, EQ परसेंटाइल इफेक्ट है, आपने इसको डिस्कस नहीं किया। तो देखो यार, आप लोग भी इतने दिनों से वीडियो देख रहे होंगे, आप सब ने एग्ज़ाम दिया होगा, एक चीज़ कॉमन उसमें है ना कि सबको जो है अपनी शिफ्ट टफ लगती है ना, दूसरे का आसान लगता है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अप्रॉक्स 20 मिनट्स की, बट हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इसमें क्लियर कर लेंगे, इसलिए पेशेंस बनाए रखें और चीज़ों को ध्यान से समझें और सुनें। तो दूसरे का हमको हमेशा आसान लगता है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हम दूसरे का क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद देखते हैं, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम अपने भी क्वेश्चन पेपर को अगर हम बाहर आके देखें एग्ज़ाम हॉल से ना, एग्ज़ाम हॉल से अगर हम बाहर निकलें और वही 2 डेज़ बाद फिर पेपर को हम देखें तो वो हमें आसान लगता है।
तो दोस्तों किसी को एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं है कि कौन से शिफ्ट टफ थी, कौन सी आसान थी। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ही ये जो होगा, नॉर्मलाइजेशन जैसा एनटीपीसी रेलवे में होता है वैसा नॉर्मलाइजेशन होगा, या हर एक शिफ्ट का एक परसेंटाइल मेथड यूज़ करके हर एक शिफ्ट के ऊपर के 10-20% लोगों को बुलाया जाएगा। ये किसी को एग्जैक्टली अच्छे से क्लियर नहीं है, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं है कि ये कौन से मेथड को यूज़ करेंगे। तो इसमें मैक्सिमम आपको क्या हो सकता है ना, मैक्सिमम इफेक्ट जो है, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ना कि मैक्सिमम इफेक्ट हम लोग लेके चलते हैं। मैक्सिमम इफेक्ट +-5 क्वेश्चन मीन्स 12 मार्क्स। अब यार तो कोई बोलेगा कि किसी के 15 मार्क्स बढ़ जाते हैं, किसी के 20 मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो ठीक है ना, वैसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम का ना +-5 क्वेश्चन अप डाउन होगा। इससे ज़्यादा चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ना, और हर शिफ्ट में लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, हर शिफ्ट में ख़राब परफॉर्म किया होगा। तो एवरेज बेसिस पे देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा किसी भी शिफ्ट वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस कम है। तो ये हो गया आपका परसेंटाइल का इफेक्ट। अब अगला जो है, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जाने से पहले एक चीज़ और समझते हैं कि जैसा अभी सबने यूपी ट्रिपल एस सी पेड का एग्ज़ाम दिया होगा, तो ये मैंने कुछ पेड के स्कोर और परसेंटाइल लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 78.56 मार्क्स पे आपका 98 परसेंटाइल गया था। 98 परसेंटाइल है, आपको लगभग 80 मार्क्स पे 81 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल चला गया था। 72 मार्क्स पे 94 परसेंटाइल था। ऐसे ही 64 मार्क्स पे 92 परसेंटाइल था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉप के 10 परसेंटाइल है ना, वो 64 मार्क्स पे आके ख़त्म हो गया। इसको हम रिवर्स समझते हैं। तो जो भी टॉप के 10% लोग हैं, तो उन लोगों ने क्या किया ना, 64 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 17 लाख लोग पेपर दिए थे यूपी ट्रिपल एस सी में, पेड में 17 लाख के प्रॉक्स पेपर दिए थे, तो ये प्रॉक्स 1 to 1.5 लाख स्टूडेंट्स जो है ना, वो 10 परसेंटाइल में कवर हो जाएंगे। और इन लोगों ने 64% स्कोर किया था। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी में यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू या यूपी पुलिस के थ्रू जो भी वैकेंसीज आती हैं, उसमें टॉप के 10% लोग 60% 65% से ज़्यादा स्कोर करते हैं। फिर से एक बार बोलता हूँ कि जो भी ये वैकेंसी आती हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेड के थ्रू या यूपी पुलिस में, तो उसमें टॉप के 10% लोग 65% के ऊपर स्कोर कर ले जाते हैं। तो टॉप के 10% आप लोग हमेशा देखते होंगे कि 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, ऐसे इतने कम से कम लोग किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 65% मार्क्स आराम से ला लेते हैं लोग। ऐसे 50,000 से लोग 1 लाख, 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अप्रॉक्स 1 लाख मान सकते हैं हम, जो ऐसे लोग हैं जो लेके आते हैं। और दूसरा हमारे पास लेटेस्ट डेटा है, वो यूपी ट्रिपल एस सी 2019 का जो लोअर था उसका है। तो आप जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बताया था, आप लोग देखे होंगे कि इसका 206 कट ऑफ गया था इसका प्रीलिम्स का, जिसका मेंस का पेपर अभी अक्टूबर में हुआ है, रिजल्ट पेंडिंग है। और इसमें जो है 68% गया था। ये पेपर मैंने भी दिया था और मेंस मैं भी दे के आया हूँ, तो इसलिए मैं ये डेटा ऑथेंटिक है और ये डेटा भी ऑथेंटिक है। और आप देखे होंगे 68% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 100 में से आउट ऑफ 100 68 मार्क्स लाना ही लाना पड़ेगा, है ना। तो इतना मार्क्स आपको लाना ही होगा। तो अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जो 15,000 लोग थे ना, टॉप के 15,000 लोग, 15,000, टॉप के 15,000 लोग, 15,000 लोगों को बुलाया गया था। वो 68% से ज़्यादा मार्क्स लेके आए थे, 206 के मार्क्स लेके आए थे, ठीक है ना। तो ये तो आपकी दूसरी चीज़ें हो गई कि चलो भाई ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब कट ऑफ समझने से पहले हम क्या समझ रहे हैं कि चलो 20,000 लोगों को बुला रहा है तो वो कट ऑफ को थोड़ा ऊपर बढ़ाएगा। फिर हम कह रहे हैं कि जी यार नॉर्मलाइजेशन होगा, एक ही परसेंटाइल मेथड फॉलो किया जाएगा, तो उसमें पता नहीं किसका बढ़ेगा घटेगा। तो चलो हम मान ले रहे हैं कि मैक्सिमम +-5 क्वेश्चन हो सकता है, 6 क्वेश्चन भी, बट ऑन एवरेज हम मान ले रहे हैं +-5 क्वेश्चन किसी के बढ़ घट सकते हैं। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बहुत कम लोगों का होगा जिसको 20 मार्क्स या 7 क्वेश्चंस का, 8 क्वेश्चंस का ऐसा प्रॉफिट होगा, बट वैसे बहुत कम लोग होंगे, ठीक है। तो और ये हमने समझने की कोशिश की कि जो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या यूपी में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन है और एक्चुअल में उसके कट ऑफ्स क्या जा रहे हैं, जो सिंगल फेज के एग्ज़ाम होते हैं। तो आपने पेड का देखा है ना, तो 65% मार्क्स जो है ना, वो 10% लोग जो है ना, 10% लोग 65% मार्क्स से ज़्यादा ला ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे 10 लाख लोग एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें लगभग 1 लाख के करीब
या 52 1 लाख के करीब, 50,000 टू 1 लाख के करीब लोग 65 से ऊपर नंबर लेके चले आ रहे हैं। ऐसे ही आपने लोअर का मेंस देखा तो उसमें 68% कट ऑफ गई थी, 206 नंबर 300 में से, तो उसमें 15,000 करीब लोगों ने मेंस के लिए कॉल किया गया था, तो वो भी आपको देख रहे होंगे 65-68% है। इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो भी रिटन एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उसमें आपको 65% पे ही हो रहा है। आपने यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दिया होगा, यूपी आरओ एआरओ दिया होगा, तो आप देख रहे होंगे यूपी में 65 से 70% जो है ना प्रीलिम्स की कट ऑफ जाती ही जाती है। ये डिपेंड नहीं करता है ना कि मेंस में कितनी सीटें हैं, मेंस में थोड़ी ज़्यादा सीटें हैं तब भी वही है, 65% आ जाएगी, 64% आ जाएगी, नहीं तो फिर 68% चली जाएगी। मतलब 65 से 70 के बीच में प्रीलिम्स का कट ऑफ रहना ही रहना है। कितना रहना है? 65 से 70% के बीच में। तो हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि 65 से 70% कट ऑफ रहती है। किसकी? पीटी की। कहाँ? यूपी में। ठीक है। तो अब देखो, ये तो चीज़ थी बेसिकली जो हम लोग जो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल था जिसको हम समझ सकते थे। अब इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है कि कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। 152 क्वेश्चन सही है, 156 क्वेश्चन सही है। तो आप सब जानते हैं कि 152, 156, 158 ये नॉर्मल तरीके से पॉसिबल नहीं है किसी स्टूडेंट्स के लिए स्कोर करना। हो सकता है किसी 1 2 4 लोगों का तुक्का लग गया हो, बट 100 200 500 लोगों का तुक्का लगा के और ऐसे इतने सारे अच्छे स्कोर लाना फिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सब जांच का विषय है और आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है कि वो आगे आने वाले डीबीपीएसटी फिजिकल में ऐसे प्रोसेस को अप्लाई करेगा जिससे ये सब लोग बाहर हो जाएं। और खैर वो बात की बात है और देखने की बात होगी क्या ऐसा होता है। और ये इन सब चीज़ों को लेकर कोर्ट में लोग भी गए हैं, तो ये सब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। यहाँ पे समझने की बात ये है कि अगर ऐसे लोग 2000 हुए है ना, तब भी ठीक है, तब भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। एक मेरिटोरियस स्टूडेंट जो है तभी फाइट कर पाएगा। लेकिन यार ऐसे लोग अगर 3000 हो गए हैं, है ना, 4000 हो गए हैं, 5000 हो गए हैं, 6000 हो गए हैं, तो आप देखने नहीं गए हो ना कि किन लोगों ने किस तरीके से कितना स्कोर किया। तो यार फिर ये कैलकुलेशंस फेल कर जाएंगी 65 से 70% की, क्योंकि आप देख रहे हो ना कितने कितने स्कोर हुए हैं। तब आप एग्जैक्टली बोल ही नहीं सकते ना कि 140 वाले का भी हो जाएगा, कि 130 वाले को भी कॉल आएगी कि नहीं आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये कितना हुआ होगा, और इसका एग्जैक्ट हमारे पास डेटा है नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये तो हम अब इसको कंक्लूड करेंगे कि जो ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 20,000 के लिए अगर बुलाया जा रहा है डीबीपीएसटी के लिए, अगर अनफेयर सिलेक्शन 2000 से कम है, तो ये आप लोगों के सामने कुछ अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैंने बहुत सोच समझ के डिराइव किया है। तो जनरल का जो है ये सिर्फ डीबीपीएसटी के लिए कॉल के लिए है, और ये फाइनल सिलेक्शन के लिए है। ये मेल का है, ये फीमेल का है, ये मेल का है, फीमेल का है। तो जनरल का आप देख रहे हैं कि अगर 112 क्वेश्चन के करीब है, 112 क्वेश्चन का मतलब 70% मार्क्स के करीब अगर आपका है, तो आपका भले ही 20,000 लोगों को बुलाया जाए फिर भी डीबीपीएसटी फिजिकल के लिए कॉल आ जानी चाहिए। सिमिलरली अगर आप ओबीसी के लिए हैं तो 110, ईडब्ल्यूएस में भी 110, एससी में 100, एसटीएम 95। एक्स सर्विस मैन का मेरे पास थोड़ा सा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उसको आप नेट से सर्च करिएगा। और फीमेल्स के लिए 105, 195, 1985। और ऐसा ही अगर जो फाइनल कट ऑफ जाएगी ना, तो देखो अगर लोग बोल रहे हैं कि 120 से ऊपर जाएगा, तो यार 120 बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर 2000 भी सीट अगर ऐसे ख़राब हुई होगी ना, तब भी आपके पास बहुत सीट बचती है। और 120 जाने का मतलब पता है क्या हो जाता है? 120 का मतलब है कि 75% स्कोर। और यार 75% स्कोर करना इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है लोगों को बोल देने से। मैं मानता हूँ 75% से ऊपर स्कोर किया हुआ लोगों ने, बट वो 1000 होंगे, 2000 होंगे, 4000 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम 5000 होंगे, जिसमें से आधे जो है फिजिकल में नहीं क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, है ना, और बीपीएससी, इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरियसली करते हैं। बट उन लोगों को लगा होगा कि चलो यार एक केएसआई में जॉब हो जाएगी, यूपी में अच्छी जॉब है, तो इसका फॉर्म डालते हैं। और उनके पास ठीक ठाक नॉलेज होती है। जो भी चारों पार्ट पूछा था, तो उन लोगों ने इसमें एवरेज से अच्छा 110, 115, 120 स्कोर कर दिया होगा। तो वो लोग या 125 स्कोर किया होगा, तो वो लोग भी भीड़ बढ़ाएंगे। बट उसमें से सब लोग फिजिकल में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो इलाहाबाद में या फिर दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में 2 साल 3 साल रह के बैठ के तैयारी कर रहा है, उसके पास इतनी स्टेमिना बची होगी कि वो आधे घंटे में 48 किलोमीटर दौड़ जाएगा, 4800 मीटर दौड़ जाएगा 28 मिनट में? इतना आसान नहीं है। 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मार्क्स लाए होंगे, लेकिन ये बाहर होंगे। लेकिन ये सब तभी एप्लीकेबल होगा ना जब आप ये देखें कि ये कहाँ जा रहे हैं लोग,
ये कितना है। अगर ये नंबर बहुत ज़्यादा चला गया तो फिर दिक्कत होगी। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से कट ऑफ्स को देख लीजिए, और होपफुली अगर आप इससे +-5 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हैं तो आपको अपने फिजिकल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि +-5 क्वेश्चन वेरी कर सकता है कॉल के लिए। अगर आपको कॉल आ जाएगी तो फिर अगर आप दौड़ते नहीं रहिएगा तो आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, है ना। तो ये हम लोगों ने 2 सेक्शन कवर किया। अब हम आते हैं थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे कि रनिंग कैसे करें, है ना। तो रनिंग से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अपनी 2 चीज़ें दिखाना चाहूँगा। मैं आपको 2 सर्टिफिकेट दिखाना चाहूँगा। देखो, ये मेरा फर्स्ट सर्टिफिकेट है NIT पटना का, जिसमें मैंने 800 मीटर रेस में आपको सेकंड पोजीशन एक्वायर की थी 2 मिनट 51 सेकंड में, है ना। तो देखो, आप 2015 में जब हम कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, ये उस समय का सर्टिफिकेट है। एक और मेरे पास सर्टिफिकेट है, इसमें मैंने जेवलिन थ्रो में फर्स्ट पोजीशन लाया था। हालांकि आप देखेंगे कि मैंने बहुत कम थ्रो किया था, फिर भी कॉलेज के हिसाब से ये ठीक था और मुझे फर्स्ट पोजीशन मिल गई थी। और आप देखेंगे एक मेरे पास और सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इवेंट कोऑर्डिनेटर था, है ना। और किसका, एथलेटिक्स का। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बस ये दिखाने का मेरा यही रीज़न था कि आप ये भरोसा करें कि हाँ, मैंने एथलेटिक्स में कुछ वर्क किया है और मुझे इसमें कुछ नॉलेज है और मैं इसमें आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना, कि रनिंग को कैसे इम्प्रूव करें। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ और नोटिस पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर चुके होंगे। अगर कुछ बचा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें ना 4 केसेस हैं, सबको हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। देखो, ऐसे लोग होंगे ना जो 5 किलोमीटर एक बार में दौड़ ही नहीं पा रहे होंगे। क्या है, 5 किलोमीटर, टाइमिंग वाइमिंग छोड़ दो, 5 किमी ना रनिंग कर ही नहीं पा रहे होंगे। तो वो लोग क्या करेंगे। अब देखो यार, ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जो 5 किमी दौड़ने आते होंगे लेकिन 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पाते। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए ना कि पहले आप 5 किलोमीटर जॉगिंग करो, तेज़ तेज़ चलो, 5 किलोमीटर कवर करने की कोशिश करो, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर आप उसमें 8, जैसे आप 8 किमी चल रहे हो, है ना, 8 किमी जॉगिंग कर रहे हो तो इसमें 3 किमी रन कर लो और 5 किमी जॉगिंग कर लो। कुल मिला के आपको ये करना है कि आपको डेली जो है ना, डेली आपको 5 to 8 किलोमीटर आपको वॉक करना होगा, रन करना होगा। मीन्स आपकी बॉडी उस कंडीशन में आए कि आप 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर टहल पाएँ, रन दौड़ पाएँ, और नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा। देखो, लोग बोलते हैं ना कि यार एक्सरसाइज है क्या है, दौड़ के चले जाएंगे। नहीं, देखो, आपने ये देखा होगा ना कि जो 100-200 मीटर, 400 मीटर दौड़ने वाले एथलीट्स होते हैं, जैसे उसेन बोल्ट, उन लोगों की बॉडी कितनी मस्कुलर और फिट होती है। लेकिन आप मोहम्मद फ़राह का देखेंगे जो 5 किलोमीटर का मैराथन दौड़ते हैं, 5000 मीटर का, तो उसमें आप देखेंगे उनकी बॉडी बहुत ही थीन और लीन होती है। तो इसका मतलब क्या है ना कि डिफरेंट रेस के लिए डिफरेंट तरीके की फिजिक की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप नीरज चोपड़ा जी का देख लीजिए, तो वो जेवलिन थ्रो करते हैं, तो उसमें क्या है, उनका आर्म और शोल्डर, है ना, और बैक आप देखेंगे तो ये सब मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उसमें उन मसल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कोई भी चीज़ दूर लंबा फेंकने के लिए। तो इस आप स्पोर्ट्स वाले में, आप क्रिकेट वाले का देखेंगे तो उतना नहीं होगा आपका मस्कुलर। तो हर एक स्पोर्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आपको अगर लॉन्ग रन करना है ना 5 किमी, तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज में क्या क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज में आपको करना पड़ेगा कि आप पुशअप्स लगाइए। एक दिन में आप 15 लगाइए कम से कम, अगर आप कर सकते हैं तो इसको 50 तक ले जाइए। आप उठक बैठक लगाइए, आप इसको भी 15 to 20 करिए, 50 करिए जितना आपसे हो पाए। और फिर आप पीटी करिए, पीटी से स्टार्ट करिए, है ना। पीटी जो स्कूल में हम लोग को पीटी कराई जाती थी, आप पीटी से स्टार्ट करिए। और फिर आप ये पुशअप्स, उठक बैठक, ये सब हल्का फुल्का लगाएं। और उसके बाद में फिर आप रनिंग करें। आप अचानक से जाएं और अचानक से रनिंग ना करने लगें, इससे आपकी बॉडी हीट होगी, थोड़ी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ेगी और धीरे धीरे कवर कर पाएंगे। और ये चीज़ उन लोगों के लिए भी वैलिड है जो 28 मिनट में नहीं दौड़ पा रहे हैं। अगर उनका टाइम ज़्यादा आ रहा है, जैसे वहाँ सपोज 30 आ रहा है, 32 आ रहा है, 35 आ रहा है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आपको एक्सरसाइज पे फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको बॉडी में मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। मस्कुलर, है ना,
मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए। अगर मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो आप देखेंगे 100 मीटर दौड़ेंगे और 500 मीटर दौड़ेंगे, 800 मीटर दौड़ेंगे, आप फूल जाएंगे, हाफ जाएंगे, और फिर उसके बाद में आपको रनिंग रोकनी पड़ेगी और फाइनली जो है आप सेलेक्ट नहीं हो पाइएगा। तो वही फीमेल्स के लिए है। पहले आपको जॉगिंग चेक करिए और फिर एक्सरसाइज करिए, उसके बाद फिर रन करिए और जॉगिंग, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, फिर वॉक करिए, सॉरी एक्सरसाइज करिए, फिर रनिंग करिए, डायरेक्ट आप रनिंग पे ना जाएं, ठीक है। और इसमें हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि क्या न्यूट्रिशन और डाइट क्या लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों को चना जो है ना, बनाना है, एग्स हैं, है ना, ये सब चीज़ें आपको हमेशा डेली में, और मिल्क है, ये आपको ना अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर लीजिएगा, ये नेसेसरी है। क्यों? आप ठीक है, अगर आप एस्पायरेंट्स हैं, आप कहीं ना कहीं तैयारी कर पा रहे हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, आपके पास काजू नहीं है, आपके पास बादाम नहीं है ना, किशमिश नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, जो हम लोग इस दौर से गुजर रहे होते हैं, बहुत लोग ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। आप चना खाइए, चने का बेसन खाइए, बनाना खाइए, एग खाइए, मिल्क खाइए, और इन चीज़ों को रेगुलरली आप डाइट में इन्वॉल्व करिए। बस आप ये ध्यान रखिए कि एग के साथ मिल्क मत लीजिए, जिस समय आप एग खाइए उस समय मिल्क मत लीजिए, और मॉर्निंग इवनिंग कर लीजिए, एक टाइम एग करिए, एक टाइम मिल्क करिए, ठीक है। तो होपफुली आप जो है फिजिकल को क्रैक कर पाएंगे। और इसमें सप्लीमेंट, स्टेरॉयड, इंजेक्शन, तो ये आपको इनिशियल फेज़ में ना, इनिशियल फेज़ में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ना तो रनिंग कर रहे हैं, और आपने डायरेक्ट जाके ऐसा कोई सप्लीमेंट ले लिया, ऐसा कोई इंजेक्शन ले लिया, और उसने बोला कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो इसके ऊपर, इससे आपके हार्ट के ऊपर, माइंड के ऊपर बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, और वो लॉन्ग टाइम डैमेज कर सकता है। जैसा कि आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, स्टेज पे कोलैप्स होते हुए, वो सब तमाम चीज़ें होती रहती हैं। तो आप इनिशियल फेज में इन सब चीज़ों के ऊपर ना जाएँ। अगर आप 1-2 महीने कुछ करते हैं, उसके बाद में किसी एक्सपर्ट से आप कुछ सलाह ले सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि उसके ऊपर आप जाए ही ना। तो दोस्तों, ये हो गई थी हमारा, आपका 3 चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया कि नोटिस क्या है और उस पर क्या लगता है और उससे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, और वे फॉरवर्ड अब हम लोग कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को कि आगे क्या कर सकते हैं। तो आगे हमको करना क्या होगा कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, है ना, रनिंग और फिजिकल करते रहें, है ना। और जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस यानी DPPST, फिजिकल के लिए रेडी रहें। क्यों? क्योंकि अगर UPPRB सब कुछ सही रहा तो ये 10 to 15 जैन से ही स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि सब कुछ सही रहा तो हम क्या कर सकते हैं ना, हमें तैयार करके रखना ही होगा। क्यों? आपको कोविड बढ़ जाए या ऐसी चीज़ हो जाए तो वो सब आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको क्या करना है कि ना, बस स्टार्ट करके रखना है। तो होपफुली हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और हम लोग इसके ऊपर और काम कर सकें, आपके लिए मैं और कंटेंट लेके आ सकूं। और मैं कट ऑफ के ऊपर एक बार फिर से आऊँगा, तो आप लोग ये कट ऑफ को देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सोच विचार के और बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके रखा है। अगर ये वाली प्रॉब्लम 2000 सीटों से ज़्यादा नहीं जाती है तो ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखने वाले हैं। और अगर 3000, 4000, 5, 6000 अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप देख सकते हैं, तो फिर वो बहुत हाई जाएगा। तो फिर अभी हम लोग उसको क्या ही गेस करें, या फिर उसको क्या कैलकुलेट करके निकालें। तो दोस्तों, ये हो गई आज की डिस्कशन, और होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। और पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।